आई हूँ तो मुझे ना लोगों को पता है काफी ज्यादा ऐसे प्रचलित एक ट्रेडिशन है कि ना लोगों में कुछ दैवी शक्ती आ जाती है, कहते नहीं सुना है? मराठी लोकांनी अंगात येणे ऐकलंय का कधी? आमच्या अंगात कोणीतरी देवी आली, आमच्या अंगात काहीतरी आले, यानी मुझ में कुछ तो आ गया है, बस गया है और वो मेरे अंदर समा गया है, अब मैं वो कैरेक्टर बन गई। तो ये प्रथाएं तो काफी देखी थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ में ना बाबा साहब बहुत आते हैं क्योंकि जब भी उठ के देखो ये कुछ तो लिख रही है, कुछ तो पढ़ रही है। रात को 2 बज गए, कुछ तो लिखना शुरू है। इतने आने लगे बाबा साहब, इतने आने लगे कि ये 37 के बाद वाले भी फिर चलता गया ना। एक दिन देखा कि बाबा साहब से आगे और निकल रहे हैं, तो अब आंख में अंगत बुद्ध से आने लगे, क्योंकि कुछ सालों में देख लिया तो वो चीवर में आ गए। तो इस तरह का अगर आप में कोई आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो मोटिवेट करूंगी कि ऐसा अपने अंदर लाना है। और अभी जो महाप्रजापति गौतमी आ रही है उसका तो मैं जोरदार स्वागत करती हूँ। भिक्खुनी क्या होती है ये मुझे लगता है नागपुर के लोगों को काफी ज्यादा पता है। यहाँ पर हिंदी सभी समझते हैं, कोई नहीं है जो समझता है। आई ऑल्सो ट्राई टू बी frequently be in English for I think there are just 2 people, but I'll try not to exclude you. Sorry. So मैं हिंदी इंग्लिश मराठी मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगी। तो भिक्खुनी ये शब्द क्या होता है पता नहीं था। भंते जी इतना पता था, चीवरधारी होते हैं, बाल नहीं होते हैं और ऐसा ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते हैं, इतना पता था कि भंते जी होते हैं। भिक्खुनी क्या होती है हमने तब तक नहीं जाना जब तक हमारे घर से भिक्खुनी नहीं तैयार हुई। बनते सुनीति जो है उन्हें सबसे पहले जब मैंने देखा तब मुझे लगा अच्छा भिक्खुनी भी होती है। और खेत की बात तो ये है कि बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है। और मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगी, अगर नागपुर के भी बाहर गए या नागपुर में भी कई सारे अलग, क्योंकि सिर्फ बुद्धिस्ट देश तो नहीं है हमारा प्रबुद्ध भारत, तो होना थोड़ा समय लगेगा। हम अगर जोर लगाएंगे तो जल्दी हो सकेगा वैसे। लेकिन इस कल्चर के बारे में लोगों को नहीं पता, तो क्यों नहीं पता, बहुत दुख की बात है। यानी ये ऐसा देश है जहाँ पर भिक्खुनी अब क्या आज हम यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि भिक्खुनी क्या होती है? भिक्खुनियां तो जानती ही होंगी। क्या हम सभी जानते हैं कि भिक्खुनी क्या होती है? हाँ। तो मैंने चीवर में देखने के बाद भी नहीं समझा मुझे कि भिक्खुनी क्या होती है। मैंने घर पे देखने के बाद, उनके साथ प्रोग्राम्स में जाने के बाद, मैं 2006 से जब जुड़ी हूँ, शायद मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि भिक्खुनी क्या होती है जब तक इस किताब का काम शुरू नहीं हुआ। मैंने किताब पूरी पढ़ी है, 2-3 बार ही पढ़ी है, और मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले पढ़ी है, क्योंकि जब ये लिखी जा रही थी तो उस समय मैं साथ जब बंदे जी को थॉट्स आते थे कि ये लिखना है, इस तरह से करना है, तो मैं उनके साथ रही हूँ। उनसे कई बार उन्होंने किससे डिस्कस किया और मुझे लगता था कि ये सही है, ये तो आना चाहिए किताब में। तो उस समय से मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भिक्खुनी क्या होती है। तो जब किताब में भूमिका के बाद हमारा पहला ही चैप्टर आता है, तो उसी से हमें समझ में आता है कि बुद्ध का संघ क्या है। तो ये एक स्कूल है। क्या ये कोई सिर्फ धार्मिक संकल्पना है कि जैसे पंडित हुआ करते थे उस समय, बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था थी ना, तो जैसे पंडित पूजा पाठ करते थे साथ ही पढ़ना पढ़ाना भी करते थे, लेकिन एक वर्ण व्यवस्था के बाकी तीनों वर्ण और जो वर्ण व्यवस्था के बाहर है, जो अस्पृश्य उस समय भी थे, जो आदिवासी थे, उन तक तो पढ़ने पढ़ाने का कोई संकल्पना नहीं थी ना। तो ये बुद्ध का एकमात्र ऐसी स्कूल थी जहाँ पर आकर लोग पढ़ सकते थे। क्या पढ़ते थे? शिक्षाएं लेते थे अलग अलग प्रकार की, और वो बनते थे सामदेव या सामनेरिया। सिक्खमना जो सोचते थे कि इसी में आगे हमें करियर करना है। मैं थोड़े इंग्लिश वर्ड्स यूज करूंगी आज के जमाने के हिसाब से, हमें उसको समझ सके उन कॉन्सेप्ट्स को, इसलिए। तो जो सामनेर या सामनेरी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य यानी बैचलर्स, जो शादी नहीं करते, कहते हैं बैचलर है क्या, यानी जो पढ़ाई कर रहा है ना, जो ब्रह्मचर्य के पथ पे चल रहा है, यानी ज्ञान लेने के पथ पे चल रहा है, वो व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो,
चल रहे थे, तो बुद्ध के समय में सबसे बड़ी क्रांति तो ये हुई थी कि किसी भी जाति धर्म किसी भी वर्ण के लोग आके उस संघ में समा सकते थे। भिक्खुनी जी किताब में बहुत सुंदर तरीके से लिखती है कि बुद्ध का धम्म एक समुंदर के तरह था, जहाँ पर सभी जगह का पानी आकर मिल जाता है, जहाँ पर संघ में पता ही ना चले कि कौन शूद्र जाति से आया है, कौन वैश्य से आया है, कौन राजपाट छोड़कर आया है, बिल्कुल एक जैसे। वो तो हमें बुद्ध के सर का जो ऊपर का थोड़ा सा बल्ज पार्ट दिखता है, वरना तो शायद बिल्कुल पता नहीं चलता था कि कौन है ना। भंते शब्द ये हर किसी आदरणीय के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो स्त्री पुरुष हो गुरु हो, सभी गुरुओं के लिए किया जाता था। ये सारी चीजें इस किताब से धीरे धीरे समझती गई। लेकिन जैसे इस समुंदर में सभी जाति वर्ण धर्म के तो लोग आ रहे थे, लेकिन महिलाओं का आने अब भी बंद था, क्योंकि कितना है, हम अगर बुद्धिज्म के पहले की बात करें तो जो श्रमण संस्कृति में जो हिंदू धर्म से या सनातन उस समय का जो वैदिक शब्द सही रहेगा, वैदिक समाज से जो भी आते थे, जो पढ़ने पढ़ाने या फिर किसी भी प्रकार की जो कठिन इससे परीक्षा देते थे या फिर एक प्रकार का अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन करते थे, उसमें महिलाओं की बिल्कुल भी गिनती नहीं थी, कोई थी ही। वर्णाश्रम में जो आखिरी का जो उनका होता है एंट्री ही नहीं थी, बिल्कुल गिनती नहीं थी, एंट्री ही नहीं थी। एंट्री नहीं होगी तब तो गिने जाएंगे ना, तो महिलाएं ही नहीं थी। और वैदिक समय में जो वर्णाश्रम का जो सबसे आखिर का जो पड़ाव होता है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भी जंगल में जाकर रहते हैं, उसी समय तपस्या करते हैं और जब तक मौत नहीं आती तब तक वो वैसा जीवन जीते हैं। लेकिन अब समझिए कि इस उम्र में सीखने की कैपेसिटी बायोलॉजिकली उतनी नहीं होती, सीखने या सिखाने की। हाँ, सिखाने की हो सकती है, क्योंकि उनका पूरा जीवन का जो अनुभव होता है वो दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या अनुभव सिर्फ पुरुषों को आता है, महिलाओं को नहीं? क्योंकि हम जिसे एजुकेटेड कहते हैं, जो पढ़े लिखे कहते हैं, वो सिर्फ डिग्रियों से नहीं कहते ना, हर अनुभव से। ये किताब मैं बीच में एक अलग चीज बीच में आके बोल रही, ये किताब माफ कीजिएगा सिर्फ भिक्खुनी मैत्रेय की नहीं है। हम यहाँ आकर उनको बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये उनकी आत्मकथा है क्या, स्वकथा है क्या, ये उनकी जीवन गाथा है क्या? तो बिल्कुल हम सिर्फ हम उनको इसलिए यहाँ तारीफ कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हम सबकी कथा लिखी है ना। इन सभी बैठी चीवरदारी भिक्खुनियों की कथा लिखी है, सभी महिलाओं की कथा लिखी है, सभी बहुजन समाज की महिलाओं की कथा लिखी है। और जब मैं बहुजन समाज की महिलाएं कहती हूँ, मैं सिर्फ महिलाओं तक अब सीमित नहीं रहूंगी, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जो स्त्री पुरुषत्व से परे जाने की कोशिश में कई सालों से, या फिर मैं कहूँगी कि सबसे पहल जिन्होंने की थी, इसलिए ये पूरे बहुजन समाज की, इस पूरे भारतवर्ष की, पूरे जम्बूद्वीप की कथा है, बिल्कुल है। तो ये भिक्खुनी कौन है? जो ये ऐसी महिलाएं थी जो उस समय चाहे जिस भी वर्ण धर्म में हो, वो अपने घर की, अपने ऊपर लादी गई जो जिम्मेदारियां थी, उसे छोड़कर आने की जरूरत कर पाई। जरूरत या महिलांनी बंडच केलं म्हणून ना, आजही आपल्यापैकी किती आहेत तयार की आपण सहज म्हणून जाऊ शकतो जीवर घेऊन? ज्यांनी हात वर केले त्यांच्यासाठी टाळ्या, नक्कीच, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण है कि ये सभी महिलाएं अपने ऊपर जो समाज ने, सिस्टम ने, जो एक सोसाइटल नॉर्म्स चलती आती ना कि पैदा होना है, बड़े होना है, मिल गया पढ़ने लिखने तो पढ़ना है, नहीं मिला तो ठीक है, कोई नहीं है, शादी कर ली बहुत बढ़िया, क्या बात है, इसी के लिए तो जन्म हुआ था। अच्छा, शादी कर ली, बच्चे हुए नहीं, ये तो गलत बात है। अच्छा, बच्चे हो गए तो उनको कैसे छोड़ के जा सकते हैं? उनका पालन पोषण, अब उनकी शादी, अब उनके बच्चे हो गए तो नाती पोती को दादी या नानी का प्यार तो मिलना चाहिए। मतलब आप देख रहे, जिम्मेदारियां सर से हट ही नहीं रही है। किसी महिला को घर में रिटायर होते हुए किसी ने देखा है? कहते हैं कि बहू आ जाएगी तो रिटायर हो जाओगी, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि बहू को इंस्ट्रक्शंस भी तो देने होते हैं। तो महिलाओं का कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता। और धम्म यानी पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने के लिए हमें उतने समय तक रुकने की जरूरत नहीं है, ये हमें बताया है भिक्खुनी संघ के निर्माण में।
कि बिल्कुल आप अभी आज हम देख रहे हैं, हम टीचर्स हैं, हमारे साथ में मैं बहुत खुश हूँ कि जालंधर से जो प्रिंसिपल साहब हमारे साथ में यहाँ आई है, चंचल जी, मैं बहुत खुश हूँ। और जब भंते जी ने कहा था कि हमें उनको बुलाना है और ये पढ़ने का, यहाँ पढ़ाने का काम करे जालंधर में, और वो भी स्कूल का नाम सुनकर तो बहुत सही लगा था, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल, तो इतनी खुशी हुई। और इनको बुलाने के पीछे का कारण भी यही रहा है कि ये पूरा कार्यक्रम जो है भिक्खुनी संघ दिवस जो हम मना रहे हैं, भिक्खुनी इस शब्द का जो सेलिब्रेशन है, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है शिक्षा के साथ। हम कोई धार्मिक परंपरा का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। हम अगर कल्चर की बात करते हैं तो हमारा कल्चर ही यहाँ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। हमारी वो कौम है जो पढ़ने पढ़ाने में कहीं पीछे नहीं छूट सकती, है ना। जब आज गडूबाई कहती है, गडूबाई का गाना ना, आमचा मास्तर शिकवतो आजोबाच्या पोराला, आजच नाही शिकवत, तेव्हापासून शिकवत आले, है ना। उसी समय बुद्ध ने जो शाला तैयार की, जिसमें जो भिक्खु संघ तैयार हुआ, जो भिक्खुनी संघ तैयार हुआ, उसी समय उन्होंने ज्ञान लेकर वो तुरंत डिसेमिनेट करना शुरू हुआ या तुरंत देना शुरू किया, है ना। तो ये जो हक मिलाया गया, अब ये हक कैसे मिलाया गया, इसकी बड़ी बड़ी संघर्ष गाथा है। थोड़ा हम कथा की तरफ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो जैसे अब मैं भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ जहाँ पर सोवर पूरे देश भर के अलग अलग लोग, फेमिनिस्ट, कम्युनिस्ट, जो खुद को मानते हैं कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ऐसे देश विदेश से सभी लोग वहाँ पढ़ने आते हैं। उस इंस्टीट्यूट में जब पढ़े तो वहाँ पर लोगों ने कुछ ज्यादा पढ़ लिया और ऐसा कहने लगे कि अच्छा आप क्या बुद्ध पे गर्व करते हो, उन्होंने तो महिलाओं को रोका था। क्या आपका भी मानना है कि बुद्ध ने महिलाओं को रोका था? पर क्या हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है कि नहीं रोका था, तो कैसे नहीं रोका था? कई बार बहुत लोगों को मैंने इस पर चुप होते हुए देखा है कि आंसर नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात है कि इसका आंसर इसके बाद कोई चुप नहीं बैठेगा, इस किताब में मिल जाएगा, क्योंकि वो किस तरह से चुप नहीं बैठा था, वो पूरा वर्णन इसमें लिखा है। तो ये बहुत एक टिपिकली सभी को पता है कि बुद्ध अपने बीवी और छोटे से राहुल को छोड़कर चले गए थे। कितने इनसेंसिटिव है ना, कितने इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील। क्या ऐसा किया था बुद्ध ने? अगर इसके बारे में जानना हो तो और एक इसके पहले की जो किताबें इनकी लिखी हुई है, बुद्ध धम्म में फैली भ्रांतियां, उसमें इसका जवाब है। मैं उस पर अभी समय नहीं वेस्ट करूंगी, लेकिन इसमें भी है, हाँ, लेकिन मैं जरूर रेकमेंड करूंगी। तो बुद्ध ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने काफी सेंसिटिवली समाज की ओर देखा। उन्होंने कई सारी तपस्याएं की है, लेकिन क्या वो जाकर बैठ गए किसी जंगल में या किसी पहाड़ पर और अब बस मुझे यहीं पर मुक्ति मिलेगी? नहीं, उन्होंने समाज में आकर काम किया, है ना। उन्होंने समाज में आकर लोगों से मिलना जुलना, डिबेट्स, डिस्कशंस। एक मत हमेशा से नहीं रहे होंगे ना, उस समय भी कई सारे मत रहे और इस समय भी रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति जो हमें कलाम सूत्र दे गए, जो हमें बोल गए कि आप अपनी तर्क बुद्धि पर देखिए कि किस चीज पर आपको भरोसा करना है, नहीं करना है। वो व्यक्ति ऐसी कोई गलती कैसे छोड़ जाएगा कि कोई उनके ऊपर ऐसा सवाल कर सके? ये सोचने वाली बात है। और किताब में जिस तरह से भिक्खुनी जी लिखती है कि महाप्रजापति गौतमी से पहले महाकश्यप का जो पूरा चैप्टर आप इसमें पढ़ेंगे, उसमें वो लिखते हैं कि किस तरह से महाकश्यप की जो बीवी थी, क्या शब्द कहेंगे, बीवी से जीवन साथी, तो भद्र कत्यायनी नहीं, कपिलानी भद्रा याद है मुझे, भद्रा कपिलानी। तो उन्होंने जब सबसे पहले अप्रोच किया था कि उस समय कोई भी भिक्खुनी नहीं थी, तो उस समय जब उन्होंने अप्रोच किया कि हमारे जो जीवन साथी है इन्हें संघ में आना है, तो पहला नकार उस समय दिया गया था और इन चीजों को देखते हुए दिया गया था कि क्या हमारा भिक्खु संघ इतना तैयार है कि किसी एक महिला को इसमें एक्सेप्टेंस दे सके। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके सेफ्टी का कंसर्न था। आज भी कई सारे हम सभी महिलाएं बोल्ड है, खुद जाती है, ट्रैवल करती है, दूर दूर अकेले कहीं पर भी जाती है,
लेकिन एक कंसर्न होता है, घर परिवार वाले थोड़ा बोलते हैं कि ध्यान रखना, जमाना अच्छा नहीं है। अब जमाना अभी अच्छा नहीं है तो क्या तब अच्छा होगा? लेकिन जमाने को अच्छा होने की का वेट करना और जमाने को बदलने की ताकत रखना, ये भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी ने दिखाया। क्योंकि उन्हें जब ध्यान में आया कि बुद्ध, उनके हिसाब से अगर सोचा जाए कि सिद्धार्थ जो मुझे नकार दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि नकार दे रहे हैं? क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, किसके विचार क्या है। वो जिस तरह से गोपा को देख, वो जिस तरह से अपने समाज में, अपने राज्य में जिस तरह से रहते हैं, जितने वो संवेदनशील है, तो क्या वो महिलाओं के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं? ये सवाल उनके मन में आया। उन्होंने सोचा कि ये नकार क्यों मिल रहा है, और तब उनके ध्यान में आया कि बुद्ध के शाला में, बुद्ध की ये जो धम्म की शाला है, उसमें भिक्खु नहीं है, उसमें भिक्खु संघ है। तो बिल्कुल अगर भिक्खु संघ है तो भिक्खुनी का भी संघ होना चाहिए। और बिल्कुल फिर उसी तैयारी के साथ 500 शाक्य महिलाओं के साथ वे बिल्कुल तैयारी से पहुंच गई। और उन्होंने सोच लिया अब नकार लेने के लिए हमारे पास समय है नहीं, बहुत समय तो हमारा चला गया, तो तैयारी से ही चलते। और शायद उन्हें हमारी तैयारी दिखानी कैसी है, तो बिल्कुल पहले ही उन्होंने कांसाय वस्त्र ले लिए, बाल मुंडा। लोगों को क्या लगता है कि यूजुअली देखिए, जैसे मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रही थी 2011 के पहले, तब मैकेनिकल ब्रांच में हमें लड़कियां नहीं दिखती थी, आज भी नहीं दिखती। तो लोगों का क्या होता है कि लड़की है, ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि कैसा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ताकत लगती है, स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए ना। लड़कियों को अभी कम समझते नहीं है, सभी लोग मान तो लिया, लेकिन उन्हें लगता है कि बायोलॉजिकली कहीं ना कहीं पीछे तो रह जाएंगे, या फिर हमें उनका बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। ये कई सारे सवाल जो थे ना, कि फिजिकली बायोलॉजिकली कम है, मैं समझ तो नहीं ले रही, मैं शॉर्ट में निपटाती हूँ। तो ये जो प्रश्न थे कि फिजिकली कमजोर है क्या महिलाएं, तो भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी जो है, उन्होंने हम फिजिकली स्ट्रांग है ये हमें बोल कर नहीं तो करके दिखाना होगा। इसलिए वो कितना पैदल चले, किस तरह से चले, कैसे नंगे पैर चले, किस तैयारी से चले कि अब यहाँ से नो बैक, वी वोंट बी गोइंग बैक फ्रॉम हियर। विद दैट डेडिकेशन दे वेंट along with the 500 women, and that was not a minute thing, that was a major thing, that was something which hasn't been there earlier। बहुत बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो इसी चीज को, ये किस तरह से हुआ, ये क्या संघर्ष रहा, ये सारी चीजें इस किताब में। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ये किताब का कार्य जब हो रहा था उसकी साक्षी बन पाई हूँ। और पहला प्रूफ रीडिंग करने के लिए जब मेरे पास आया, तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं आपको मैं बोलती बहुत हूँ, पढ़ती थोड़ा कम, मैं बोलती कुछ ज्यादा, मुझे टाइम का बताते रहना मंत्री जी, टाइम हो गया है। हाँ, तो मैं बोलती बहुत हूँ, मुझे लगा था कि मैं किताब पढ़ तो नहीं पाऊंगी, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैं रुक नहीं पाई। और मुझे लगता है कि ये किताब जब आप पढ़ेंगे बिल्कुल रुक नहीं पाओगे, और किताब भी पूरी होगी, आपको फील होगा कि ये आपकी बात कही गई है, और आप किताब खत्म होने के बाद भी नहीं रुकोगे, क्योंकि जो ऊर्जा आप तक पहुंचेगी, मुझे नहीं लगता कि वो आपको कहीं रोक पाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, और मैं चाहूंगी कि और जोर से तालियां हो जाए इस किताब के लिए और हम सभी के लिए। धन्यवाद, सभी को जय हिंद। साधु साधु साधु। इसी के बाद में मैं अपनी दूसरी वक्ता भिक्खुनी निर्मल मेहता जी